आवाज आ रहा है आप लोग को या नहीं? यस सर, आ रहा है। सर नहीं आ रहा है साउंड। नहीं आ रहा है? सर अब आ रहा है। सर फिर से चला गया। पिछली क्लास हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को कवर किया था। नाइट्रोजन का 5 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड था, जिसको हम अच्छी तरह से उसका प्रिपरेशन मेथड, उसका स्ट्रक्चर और उससे कुछ रिलेटेड, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वन इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड दैट वन इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहला इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, हम लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाएंगे, तो इसको देखो पहले। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, हमने किसी सॉल्ट ऑफ एसिड लिया, ये क्या है NaNO3, ये एक सॉल्ट है, और उसको हम H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर सिंपली केटायन एक्सचेंज हो रहा है। इसका केटायन Na+, इसके सल्फेट से मिला दो, और इसका केटायन NO3- से मिला दो, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। अगर लेबोरेटरी में आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड चाहिए तो हम इसी तरीका से बनाते हैं। ओके चलो, फिर दूसरा है, जैसे देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल मेथड इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अमोनिया का भी इंडस्ट्रियल मेथड था, दैट वन इज हेबर प्रोसेस। इसी तरह इसका भी इंडस्ट्रियल मेथड इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग ऑसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं, ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। ओके, सबसे पहले कैटालिटिक, ये 3 स्टेप ध्यान रखना। पहला स्टेप है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा, अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या करेगा, ये NO बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, सेकेंड स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाएगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और थर्ड स्टेप में हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HNO3 बनेगा। यही 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या किया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। और ये भी ध्यान रखना, इसमें कैटलिस्ट, ओसवाल्ड प्रोसेस में कैटलिस्ट पूछा करते हैं। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे मैं पूछूं, अगर हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता था, बताओ। हैबर प्रोसेस, आयरन, बिल्कुल गुड, आयरन, या हम लोग उसको बोल सकते हैं Fe2O3, Fe2O3 कैटलिस्ट उसमें यूज किया जाता है। अगर आयरन भी लिखा रहेगा तो वो भी सही है, Fe2O3 भी लिखा रहेगा तो वो भी सही है। चलो, तो इसमें हम कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है, प्लेटिनम यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या किया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया, और सेकेंड स्टेप क्या किया, NO जो फॉर्म हुआ पहला स्टेप में, उसको हम क्या किया, ऑक्सीजन के साथ फिर से कंबाइन करके NO2 बनाया, NO2 बनाया। पहला स्टेप में NO ही बनता है, सेकेंड स्टेप में NO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या बोला था, हाइड्रोलिसिस होता है। तो NO2, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में ये NO2 का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बताओ, +4 वाला नाइट्रोजन का कोई ऑक्सी एसिड है? मेनली नाइट्रोजन का 2 ही ऑक्सी नहीं है, मेनली 2 ही ऑक्सी एसिड है, HNO3 और HNO2। और हम लोग जानते हैं HNO3 में नाइट्रोजन +5 में बैठा हुआ है, और HNO2 में नाइट्रोजन +3 में बैठा हुआ है। तो कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट, एक +5 वाला भी बनेगा और एक +3 वाला भी बनेगा। हमेशा ये रूल है, फिक्स है। अगर अगर यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कुछ हाइयर वाला भी बनेगा और लोअर वाला भी बनेगा। जैसे पिछले क्लास बताए थे Cl2O, और भी एग्जाम्पल बताया गया था। तो यहाँ पर देखो ये दोनों बन गया,
अब देखो, हमको तो HNO3 चाहिए, बट ये HNO2 से हमको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा। तो आपको एक रूल और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब भी कोई नाइट्रोजन और फोस्फोरस का कंपाउंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अच्छा, ये भी बताया हूं कि नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या था, बताओ। रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करता है, बताया था ना। -3 to 5 बिल्कुल, -3 से +5 तक। तो इसके बाद ध्यान रखना, अगर कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, देखो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाइट्रोजन फोस्फोरस का कंपाउंड अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये +3 में है तो ये क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है, ये +3 में है तो ये +5 में भी कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ +2 में भी कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो गया। तो हम लोग क्या है, यहाँ पर HNO2 क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है। नाइट्रोजन और फोस्फोरस का कंपाउंड अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है देन इट विल गेट डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हो गया। अब ये जो एनओ यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, इसी एनओ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप में यूज कर सकते हैं, रिसाइकल बैक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया, आपका आपका क्या HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज हो गया। पहले तो यहाँ बना ही था और जब HNO2 डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ तो फिर से HNO3। ओके, फिर उसके बाद, अरे यार कौन है, हाँ अब यहाँ पर देखो, जो ये भी ध्यान रखना, जो ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 68%, ये ध्यान रखना, 68% बाई मास, 68% बाई मास आपको HNO3 ऑब्टेन होता है। हाँ, आपको अगर सॉल्यूशन को याद दिलाऊं तो सॉल्यूशन में बताया था एक एजोट्रोपिक मिक्सचर जिसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते थे, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते थे, और उसमें बताया गया था एजोट्रोपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर का एक एग्जांपल बताया था, अगर आपको याद हो तो 68% HNO3 और 33 और 32% जो वाटर होगा, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपको हाई प्यूरिटी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए तो हम फर्दर क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो 68% बाई वेट नाइट्रिक एसिड था उससे और पानी निकाल कर क्या करेगा, उसको कॉन्सेंट्रेट करेगा और 98% प्योर 98% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिल सकता है। जैसे अगर आपको याद हो, थोड़ा सा लिंक कराऊं मैं आपको, पिछले क्लास में मैं अमोनिया के बारे में बताया था। तो अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए कौन सा हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, बताओ। CO सीएओ। सीएओ को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम यूज करते हैं। यू कैन नॉट यूज यू कैन नॉट यूज सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन नॉट यूज P4O10, यू कैन नॉट यूज कैल्शियम क्लोराइड। आपको वहां पर सिर्फ एंड सिर्फ क्या यूज करना पड़ेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बात ध्यान रखना, क्यों वो सब यूज नहीं करते, तो वहां पर हम बताए थे, रीजन से बताए थे। तो यहाँ पर भी अगर आपको नाइट्रिक एसिड को कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो ये भी बात ध्यान रखना। तो ओसवाल्ड प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इंडस्ट्रियल मेथड भी पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कलरलेस लिक्विड है, ये सब काम का चीज नहीं है। लेबोरेटरी में सर सुनाई नहीं दे रहा है।
दे रहा है सुनाई? Yes, yes. Yes, sir. चलो चलो ओके। तो ये देखो, ये सब कुछ पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप पहले से भी थोड़ा थोड़ा जानते हो, नहीं भी जानते हो तो काम की बात। इसका काम का एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो काम का चीज है, उसको एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। चलो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला ध्यान से समझना। Sir, आवाज नहीं। आवाज आ रहा है या नहीं, या अभी भी नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा चलो, तो अब यहाँ पर देखो, मैं ये बता रहा था कि HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, HNO3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सभी ऑलमोस्ट सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड को अटैक करता है एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, गोल्ड एंड प्लेटिनम को ये कुछ भी नहीं कर पाता है। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट अटैक बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हम जानते हैं HNO3 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर्स एंड नेचर ऑफ इट। कितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हो, कौन सा मेटल्स ले रहे हो, कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो, ये सब के ऊपर आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड करेगा। अब पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना, रिएक्शंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ आपका क्या, विथ नॉन मेटल्स। तो एक बात ध्यान रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये जब ऑक्सीडाइज करता है ना, अगर आयोडीन उसके सामने आ गया तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, आयोडिक एसिड बनाएगा। अगर इसके सामने कार्बन मिल गया तो इसको ऑक्सीडाइज कर क्या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अगर इसके सामने आपका सल्फर मिल गया तो सल्फर डाइऑक्साइड में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर इसके सामने फोस्फोरस मिल गया तो ये फोस्फोरिक एसिड में इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो इससे बात ध्यान रखना, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सामने वाला आयोडीन,
कार्बन, सल्फर, फोस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर कर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में पहुंचा देता है, कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एसिड में पहुंचा देता है। तो और खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस होकर खुद रिड्यूस होकर ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, नॉन मेटल के साथ जब भी ऑक्सीडेशंस होगा तो ऑक्सीडेशंस होगा और साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड का रिडक्शंस होगा, रिडक्शंस होकर हमेशा NO2 में कन्वर्ट होता है। यस सर। जैसे यहाँ पर यह रिएक्शन समझो, यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या किया, ये सामने वाला आयोडीन को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज कर सामने वाला को ऑक्सीडाइज किया, क्या चीज में, आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हो गया। खुद जब भी रिड्यूस होगा क्या होगा, NO2 में रिड्यूस होगा, खुद NO2 में रिड्यूस होगा। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखो, जैसे नाइट्रिक एसिड क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज किया कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनिक एसिड में और खुद रिड्यूस हो गया NO2 में। अब ये सब क्या है, ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, इसको एक बार देख लीजिए कैसे बैलेंस करते हैं। एक मैं बता देता हूँ, सब नहीं बताऊंगा, एक और खुद आप बैलेंस करोगे रिडॉक्स रिएक्शन का रिएक्शन। तो क्या हो, HNO3 यहाँ पर देख रहे हो, HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +5 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या है, यह +4 है। तो पर एटम चेंज देखोगे तो कितना, 1 का है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, तो इसलिए इसका n फैक्टर्स 1 है। इसी तरह देखोगे आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन का तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मैं बोल रहा था कि इसका n फैक्टर्स कितना है। यहाँ पर आयोडीन देखोगे, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +5 लिखा हुआ है। पर एटम चेंज देखोगे तो कितना का है, पर एटम चेंज 5 का है, पर एटम चेंज 5 का है और यहाँ पर आयोडीन 2 है, तो इसलिए क्या होगा, n फैक्टर्स क्या हो गया, 10। ये सब ऑक्सीडेशन, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शंस में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर n फैक्टर 10, यहाँ पर n फैक्टर्स 1। जब भी n फैक्टर्स को क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, n फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर क्या करो, सिंपली एटम्स को बैलेंस करो। देखो यहाँ पर आयोडीन 2 है, इसलिए हम यहाँ पर आयोडीन 2 कर दिया। एटम्स को बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 10 है, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या हो गया, एटम्स बैलेंस हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट काम, अब या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी को काउंट कर लो। हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन को देखो, लेफ्ट साइड देखोगे तो हाइड्रोजन 10 है, राइट साइड देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है। तो जरूर अगर 10 हाइड्रोजन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 वाटर लाना पड़ेगा, 4 वाटर लाना पड़ेगा। 4 वाटर लाने से 8 हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर 2 पहले से आया था, 10 हाइड्रोजन हो गया। अब आपको अगर ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हुआ तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, देखो यहाँ पर 6 है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर कितना, 20 ऑक्सीजन, 30 ऑक्सीजन, 30 और +4 34 ऑक्सीजन। क्या राइट साइड भी उतना ही ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो 30 और 10 × 3 30 ऑक्सीजन। ये गलती कैसे हो गया, ये 30 है, 30 ऑक्सीजन, हाँ 6 यहाँ से और यहाँ से 20, हाँ और +4 30। तो इसी तरह आप रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करो। देखो जैसे मैं एक काम देता हूँ, ये रिएक्शंस आप खुद बैलेंस करो तो देखो
आप अपने कॉपी में लिखकर ये रिएक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश करो। ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस है, ये सब बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। बट इतना इसमें थीम क्या है, देखो ये नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर कर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड में पहुंचाया, और खुद रिड्यूस होकर हमेशा नॉन मेटल के केस में हमेशा रिड्यूस होकर क्या NO2 में कन्वर्ट होता है। ये दिमाग में आपको बैठाना है कि नॉन मेटल के केस में सामने वाला को तो ऑक्सीडाइज करता है उसके पेरेंट एसिड में, और खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में। तो ये NO2 में ध्यान रखना है। तो इसको एक बार आप खुद थोड़ा सा कॉपी में बैलेंस करके देखो होता है या नहीं आपसे। सर हो रहा है सर। हो रहा है सर। चलो गुड, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से क्या करना है ना बाबू, ये दोनों रिएक्शंस को भी आप घर में ट्राई करोगे, ये दोनों रिएक्शंस को भी ट्राई करोगे आप बैलेंसिंग करने, क्योंकि खुद से बैलेंसिंग करोगे तो सीखोगे ये सब। और आपके हेल्प के लिए यहाँ पर बैलेंस करके लिखा भी हो गया है, और फिर बैलेंस करने के बाद इससे मिला लेना है। उसके बाद दूसरा थीम क्या है, अब हम क्या करेंगे, मेटल्स के साथ देखेंगे, मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शंस कैसे होता है। तो उसके लिए यहाँ पर 4 बातें ध्यान रखना है। नॉन मेटल के केस में समझने के लिए 4 बातें ध्यान रखना है। क्या चीज, पहला पॉइंट, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो सामने वाला को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद हमेशा रिड्यूस होगा NO2 में। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होता है NO2 में। ये रिएक्शंस आपको बैलेंस, ये हाफ रिएक्शंस आपको बैलेंस करने आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कैसे बैलेंस करेंगे, इसको समझो। ये रिएक्शंस को, ये हाफ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर अप एटम, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन एक एटम, तो इधर भी नाइट्रोजन एक एटम। फिर उसके बाद क्या करो, आप हम क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं। तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन लाने के लिए 1 पानी ला देंगे हम, 1 वाटर ला दिए, 3 ऑक्सीजन इधर हो गया। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन राइट साइड 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड क्या 1 हाइड्रोजन पहले से है, नाइट्रिक एसिड में 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन लाने के लिए हमको, अच्छा इधर कितना कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है ऑलरेडी, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर H+ के फॉर्म में आ जाएगा। अगर H+ है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को भी लाएंगे। अब ये बोलोगे ये कैसे समझ में आया कि इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है, रिडक्शंस है। रिडक्शंस में हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आपको इधर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अगर ये समझ में आ रहा है तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो NO2 में बदलेगा। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो क्या होगा, इसको समझो। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा तो या तो NO में कन्वर्ट होगा या तो N2O में कन्वर्ट होगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में इसका रिडक्शंस या तो NO में होगा या तो N2O में होगा। कहाँ पर NO में होगा, कहाँ पर N2O में होगा, मैं बताऊंगा। बट ये ध्यान रखना कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या तो रिड्यूस होगा NO में या तो रिड्यूस होगा N2O में रिड्यूस होगा। अब ये रिएक्शंस को बैलेंस करने आना चाहिए, तो कैसे बैलेंस करेंगे यहाँ पर समझो आप। अब यहाँ पर देखो, आप क्या करो, एटम्स को काउंट कर लो। अदर देन, सबसे पहले क्या होता है, बैलेंसिंग का सबसे पहला मेथड होता है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करो, एटम्स बैलेंस करो। 1 नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन देख लो, 3 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन पहले से है तो 2 वाटर। हाइड्रोजन इधर देख लो, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन पहले से है तो 3 हाइड्रोजन, 3 H+ आया। अगर 3 H+ आया तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स भी आएगा। इसी तरह ये वाला भी रिएक्शन आप बैलेंस करके देखो, खुद एनालाइज करो, इसको खुद एनालाइज कीजिए। सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यस सर हो गया, चलो अच्छी बात। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना बाबू कि देखो यहाँ पर जैसे ना हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 2 मोल HNO3 कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 मोल। यहाँ पर 2 आगे आने का मतलब है 2 मोल HNO3 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे अगर पहला वाले में पूछता कि HNO3 का n फैक्टर्स कितना है, तो ये 1 मोल HNO3 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसलिए n फैक्टर्स इसका 1 है।
या इसमें सेकंड रिएक्शन में बोलेंगे देखो ये कितना 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए इसका n फैक्टर्स 3 है। इसी तरह थर्ड रिएक्शन में बोलेंगे 2 मोल HNO3 8 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो 1 मोल कितना कर रहा है, 1 मोल 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसलिए इसका n फैक्टर्स कितना होगा, n फैक्टर्स इसका 4 होगा, 8 नहीं होगा, n फैक्टर्स कितना होगा, 4 होगा, ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखो यस अब आई बात अब ये डाइल्यूट वाला के केस में, वेरी डाइल्यूट वाला के केस में ध्यान रखना, वेरी डाइल्यूट वाला केस में क्या होता है, HNO3 रिड्यूस हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट में, क्या अमोनियम नाइट्रेट में। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इतना आसानी से इन तीनों रिएक्शंस को हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे इसको बैलेंस करोगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया, सबसे पहले क्या ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड सबसे पहले रिड्यूस होता है अमोनिया में, ये अमोनिया में, और इस रिएक्शंस को पहले बैलेंस करो। नाइट्रिक एसिड यहाँ पर देख रहे हो एक नाइट्रोजन, तो अमोनिया में भी एक नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर। राइट साइड कितना हाइड्रोजन हो गया, राइट साइड 6 और प्लस 6 + 3 9 हाइड्रोजन हो गया, तो 9 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड भी होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन तो नाइट्रिक एसिड में है तो 8H+ करना पड़ेगा, अगर 8H+ किया तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, ये हाफ रिएक्शंस बैलेंस हो गया। सेकंड काम क्या होता है, ये जो आपको अमोनिया पहला स्टेप से मिला, ये अमोनिया नाइट्रिक एसिड से फिर रिएक्शंस करता है, एसिड बेस रिएक्शंस होता है, एसिड बेस रिएक्शंस होता है, और क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म होता है, और इसी दोनों को रिएक्शंस को मिला दोगे तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्शंस को मिलाओगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये दोनों को मिलाओगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ये यहाँ पर देखो क्या आ गया, मिलाओगे ना तो 8 इलेक्ट्रॉन 8H+, 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, और ये अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये थर्ड वाला रिएक्शंस में क्या होता है ना, कि यहाँ पर एसिड बेस की तरह, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ एसिड की तरह भी काम कर रहा है। उसके ऊपर जो रिएक्शन था उसमें ओनली एंड ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, बट यहाँ पर थर्ड रिएक्शंस में क्या हो रहा था, एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड था एसिड के साथ साथ क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा था। तो ये 3 जो मतलब टोटल 4, एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरा डाइल्यूट के केस में 2 ध्यान रखना है, नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर या तो N2O में कन्वर्ट होगा या NO में कन्वर्ट होगा। तीसरा ध्यान रखना है, ये जो नाइट्रिक एसिड अगर वेरी डाइल्यूट लोगे तो उस केस में अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और कैसे बैलेंस करेगा ये भी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम मेटल्स को लेते हैं, नॉन मेटल्स के साथ तो देख लिए, नॉन मेटल्स में लफड़ा ही नहीं है, नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस होकर NO2 में कन्वर्ट होगा, ये फंडा ध्यान में आपको दिमाग में रखना है। अब अगर क्या मेटल्स है तो क्या होगा, मेटल के केस में बहुत सारा केसेस बना दिया गया है, मेटल्स विच लिबरेट हाइड्रोजन विथ नाइट्रिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नाइट्रिक एसिड कौन कौन मेटल के साथ रिएक्ट कर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। 2 नाम दिमाग में जहन में बैठा लो, एक मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस कर कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, दिमाग में रखना। और ये क्या होगा, ये ये देखो, अब यहाँ पर क्या नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीज नाइट्रेट, एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, और साथ ही साथ क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए एक टेक्निक भी बताया गया, दैट इज हमाम अगर याद रखोगे, हा मतलब हाइड्रोजन, माम मतलब क्या, मा मतलब मैग्नीशियम, मा मतलब फिर मैग्नीज, हमाम याद रखना है, मतलब क्या, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ये बात दिमाग में रखना। फिर दूसरा केस आ जाते हैं, ऐसा मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता हो, हाइड्रोजन को ऊपर लाई करता हो, उसके साथ ये कैसे बिहेव करता है। देखो उसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा लेंदियर केसेस है, अगर वेरी डाइल्यूट होगा तो क्या होगा,
ये अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, जो कि आपको तीन रिएक्शंस बताया था ना, उसी तरह का यहाँ पर। फिर दूसरा केस क्या देखो, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा, देखो अगर अगर तो मैं ये बोल रहा था कि अगर वेरी डाइल्यूट होगा तो अमोनियम नाइट्रेट में, अगर डाइल्यूट HNO3 होगा तो N2O में, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा तो NO2 में कन्वर्ट होगा। मतलब ऐसा मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई करता है, उनके साथ इस तरह का रिएक्शंस करता है। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, इसके साथ जो जिंक का रिएक्शंस होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जिंक का नाइट्रिक एसिड के केस में रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा करते हैं। तो ये देखो क्या होगा, ये सब अगर जिंक लोगे और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे, तो ये तो जिंक, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज कर ये हमेशा जिंक नाइट्रेट, अगर आयरन होगा तो आयरन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। जैसे रिएक्शंस को समझो कैसे ये करवाया गया है। एक रिएक्शन लेता हूं, पहला देखो जिंक का रिएक्शन हमने वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराया, और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में कराएगा तो ये क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर क्या नाइट्रेट में पहुंचा दिया, और खुद रिड्यूस होगा। जब वेरी डाइल्यूट होता है तो हम जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट में रिड्यूस होता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो कैसे हम करेंगे, हाफ रिएक्शंस का यूज करेंगे। हाफ रिएक्शंस का कैसे यूज करते हैं इसको समझे। हम ये रिएक्शंस अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, याद है, अभी थोड़ा देर पहले लास्ट रिएक्शंस की बैलेंस किए थे। नाइट्रिक एसिड यहाँ पर जो HNO3 था, एसिड के साथ साथ यहाँ पर एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा था। ये रिएक्शंस अभी थोड़ा देर पहले बैलेंस कर दिखाए थे आपको। सबसे 2 स्टेप में किए थे, पहले नाइट्रिक एसिड अमोनियम में कन्वर्ट हुआ था, और फिर अमोनिया HNO3 के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। क्या याद है ना, अभी थोड़ा देर पहले ही बैलेंस किया था इसको, हाफ रिएक्शन को। हाँ, सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में हम जानते हैं, सेकंड स्टेप में ये जो जिंक है ना, जिंक ये पहला स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड तो जिंक को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद रिड्यूस हो गया अमोनियम नाइट्रेट में। जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो किस में ऑक्सीडाइज करेगा, जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करेगा। इसको जिंक नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसको ये वाला रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये समझना देखो इजी है। जिंक इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया जिंक नाइट्रेट में। अब यहाँ पर करते हैं, ये जो नाइट्रेट जो आयंस है, इसका सोर्स कौन होगा। हम जानते हैं इस रिएक्शंस में नाइट्रेट आयन का सोर्स सिर्फ नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रेट आयन है, इसलिए हम 2 नाइट्रिक एसिड लिखे, क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रेट आयन का सोर्स कौन सा है, नाइट्रिक एसिड है। अगर 2 नाइट्रेट आयन है तो 2 नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद क्या किया, अब हम क्या करेंगे ना, एटम्स को, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है। अब हम क्या करते हैं ना, इधर हम देख लेते हैं कितना ऑक्सीजन है। इधर देखोगे तो 3 और 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। राइट साइड भी 2 हाइड्रोजन लाने के लिए 2H+ का हेल्प लेंगे, और ये 2H+ को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का हेल्प लेंगे, तब ये चार्ज जाकर बैलेंस होगा। अब इस रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है। ऐड करने के लिए इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए सेकंड रिएक्शंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों ऐड कर दिया, और ये रिएक्शंस आसानी से बैलेंस्ड हो गया। ये बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बट अगर हम रिएक्शंस को हाफ ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ से कर में बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शंस आसानी से बैलेंस हो गया।
तो ये जिंक के केस में आपको ध्यान रखना है, जिंक के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाइल्यूट एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होगा, वेरी डाइल्यूट के केस में क्या होगा, और वेरी डाइल्यूट के केस में और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में के साथ क्या प्रोडक्ट होगा और कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। क्योंकि क्या करते हैं ना, ये रिएक्शन लिख देगा और कोफिशिएंट यहाँ पर x कर देगा, y कर देगा, z कर देगा और इसका वैल्यू पूछ लेता है एग्जाम में। तो इस रिएक्शंस को प्रोडक्ट भी याद होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आपको रिएक्शंस को बैलेंस करने का भी तरीका पता होना चाहिए। चलो उसके साथ अगर ये टेक्निक्स को आप समझ गए हैं तो इस रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए, आप इस रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए, इसको एनालाइज करो खुद अपने, आप एनालाइज कर पाते हो या नहीं, जैसे मैं एनालाइज करता हूं। अब यहाँ पर मैं लिख दिया हूं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अगर डाइल्यूट होगा तो खुद रिड्यूस होकर N2O में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि डाइल्यूट होगा तो N2O में कन्वर्ट होगा। तो देखो बैलेंस करके एनालाइज करो आप खुद। क्या कर लोगे बैलेंस ये? यस सर। चलो कर लोगे, क्योंकि मैं ये हाफ रिएक्शन तो बताया था अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, और ये दूसरा हाफ रिएक्शन जैसे यहाँ पर जिंक का किया ना उसी तरह करना है। Fe ऑक्सीडाइज होकर फेरस नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 2 नाइट्रेट इसलिए 2 नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रेट आयन का सोर्स नाइट्रिक एसिड, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर दो और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करके ऐड कर दो, बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह आयरन का रिएक्शंस नाइट्रिक एसिड के साथ, इसको एक बार एनालाइज करना, तरीका बता दिया हूं मैं कैसे करना है क्या। तो यहाँ पर क्या देखना, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, टीन के साथ थोड़ा सा रिएक्शंस अलग होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, गोल्ड प्लेटिनम के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। फिर उसके बाद तीसरा तरह का बताया था कि ऐसा मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाया करते हैं, मेनली आपका आयरन और जिंक के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं वो ध्यान में रखना। फिर उसके बाद टीन के साथ थोड़ा सा रिएक्शन अलग होता है। टीन के साथ देखोगे ना, टीन अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, ये तो पता ही है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अमोनियम नाइट्रेट। अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो NO2 बनाएगा। और खुद क्या होता है ना, खुद रिड्यूस होकर खुद ऑक्साइड, टीन खुद ऑक्सीडाइज होकर एक तो हम लोग स्टेनस नाइट्रेट बनाता है। स्टेनस नाइट्रेट हम जानते हैं टीन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 और +4, स्टेनेट नाइट्रेट। बट जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के प्रदेश में ये क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर स्टेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर चेंजेस है। हर एक केस में देखोगे जो भी मेटल्स है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बनाता है। बट ये जो टीन है, टीन को अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लोगे तो नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर स्टेनिक एसिड में पहुंचा देता है। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक कोड बनाया गया है, ये ध्यान रखना। ये कोड क्या है, जंसन फरार, मतलब ये ओ मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या करते हैं, ये जो नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस कर अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो इसको रिड्यूस कर ये क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। या यूं बोले वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इन सब मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और खुद रिड्यूस होकर अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जंसन फेरार अगर याद रखोगे तो
काम हो जाएगा आपका। एक कोड बताया था हमाम, हमाम मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। दूसरा कोड क्या है, जंक्शन फरार, जंक्शन फरार याद रखोगे। तो ये सब वो मेटल्स हैं जो क्या होता है, जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस कर कर अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तीसरा कोड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। ये सब वो मेटल्स हैं, अगर इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराओगे तो रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होता, ये भी एग्जाम में अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछा करते हैं, क्योंकि ये सब वो मेटल्स है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है जो कि पैसिव हो जाता है, जो फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। याद करो, आपको जब हम बोरॉन फैमिली बताए थे तो एल्युमिनियम बताए थे, एल्युमिनियम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता, याद है, बताया था। क्यों, रीजंस वहां पर क्या था, एल्युमिनियम फॉर्म्स लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट्स व्हाई एल्युमिनियम बिकम पैसिव ऑन रिएक्शंस विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ और भी मेटल्स हैं, तो इन सब मेटल्स का नाम ध्यान रखना है। कैसे याद रखेंगे, ये कोड के थ्रू। कौन कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम और एल्युमिनियम। कैसे याद रखेंगे, अबे फेंको नहीं करारे आलू, अबे फेंको नहीं करारे आलू, ऐसे याद रखोगे। इस कोड के थ्रू ये भी याद हो जाएगा। 2-3 कोड है, कोड से चीजें जल्दी याद होती है, तो कोड को लिख के अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए और इसको अपने दिमाग में बैठाइए। चलो, तो उसके बाद ये पॉइंट होने के बाद अब हम उस मेटल्स को कन्वर्ट देख रहे हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करता है ना, हाइड्रोजन के नीचे अप्लाई करता है। तो ये इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कॉपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपर है, गोल्ड, कॉपर है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है और लेड है। एक बात ध्यान रखना, ये जो लेड है ना, लेड रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करता है, बट इसका जो टाइप ऑफ रिएक्शंस है ना, उसका इसी टाइप का है, इसलिए हम इसको नीचे रख दिया। तो लेड भी क्या होगा, ये सब अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लोगे तो NO2 में कन्वर्ट होगा, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे तो NO में कन्वर्ट होगा, और ये सब सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कॉपर के साथ तो बोला मैं, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट ही है। कॉपर, अगर कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, सामने वाला को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस होगा, कॉन्सेंट्रेटेड है इसलिए NO2 में रिड्यूस होगा। और ये रिएक्शंस को बैलेंस करने आना चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पर समझो थोड़ा। यहाँ पर कॉपर है, कॉपर का N फैक्टर देखोगे तो 2 है। अगर यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का N फैक्टर देखोगे तो यहाँ पर ये +5 में है और यहाँ पर +4 में है। N फैक्टर्स 1 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करते हैं, N फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। बट यहाँ पर 2 नहीं, हम 4 लिखेंगे। क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है ये जो नाइट्रेट आयन है, ये दोनों नाइट्रेट आयन जो होगा जरूर नाइट्रिक एसिड से आएगा। ये 2N फैक्टर्स क्यों आया, ये दोनों इस नाइट्रोजन की वजह से इसका N फैक्टर्स 2 आया। बट हम जानते हैं कि टोटल 4 नाइट्रेट है। ये जो 2 नाइट्रेट है, ये 2 नाइट्रेट दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों नाइट्रेट आपका जरूर नाइट्रिक एसिड से आएगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 हमने क्या किया, यहाँ पर 2 के जगह क्या लिख दिया, हम 2 के जगह 4 लिख दिया, ताकि बैलेंस आपका आसानी से हो जाए। जैसे यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ पर सेकंड रिएक्शंस को देखो। यहाँ पर देखो, अगर N फैक्टर देखते हैं तो कॉपर का तो N फैक्टर 2 ही है, बट यहाँ पर नाइट्रोजन का N फैक्टर देखोगे तो ये +5 से +2 में जा रहा है, मतलब N फैक्टर्स यहाँ पर 3 है। N फैक्टर 3 है तो हम क्या करते हैं, 3 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। इसका N फैक्टर 2 था इसलिए 2 आ गया। बट हम जानते हैं, बट यहाँ पर देखोगे, ये जो नाइट्रेट आयन यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो नाइट्रेट आयन देख रहे हो, ये टोटल नाइट्रेट आयन नाइट्रिक एसिड से ही आया होगा। हाँ, यहाँ पर पहले 2 था, बट यहाँ पर टोटल नाइट्रेट कितना है, यहाँ पर टोटल नाइट्रेट देखोगे तो 6 है। 2 पहले से नाइट्रेट आयन था, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे।
2 नहीं 8 लिखे, क्या ये समझ पा रहे हो? बताओ 8 क्यों लिखा कट करके हम? हाँ नो सर, चलो फिर अच्छा, से बोलिए सर। चलो सर तो फिर ये से बोलिए अगर सर। ना कर लिए, फिर आपको क्या करना है, अदर आइटम को बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन को क्रॉस चेक कीजिए, आपका रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा आसानी से। इसी तरह अगर मेटालॉइड हुआ, सामने मेटालॉइड पड़ गया, तो मेटालॉइड में मेटालॉइड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड खुद तो रिड्यूस हो जाएगा NO2 में, खुद रिड्यूस होगा NO2 में, और क्या करेगा, सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में। ये एंटीमोनी का कॉरस्पॉन्डिंग खुद कॉपी में बैलेंस कीजिएगा, खुद दिमाग लगा के बैलेंस करो। और उसके बाद यहाँ से अगर खुद बैलेंस करोगे ना, तो बैलेंसिंग पार्ट आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका एक तरह से रिविजन्स भी होगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो खुद एक बार बैलेंस करेंगे हम, की पॉइंट जो थीम है ना, जो रिएक्शंस का थीम है वो समझा रहा हूँ, और कहीं कहीं पर जो इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं आपको बैलेंसिंग भी बताता हूँ। तो मेटालॉइड्स के भी साथ हो गया। अब यहाँ पर देखना, नेक्स्ट है गोल्ड और प्लेटिनम के साथ। गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ हम जानते हैं नाइट्रिक एसिड रिएक्शंस नहीं करता है, और हम जानते हैं गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इज व्हाट? एक्वा रेजिया ये भी समझ लो, एक्वा रेजिया हम लोग बोलते हैं HNO3 और HCl के मिक्सचर्स को हम एक्वा रेजिया बोलते हैं, और जिसमें 3 पार्ट आपका HCl होगा और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या कैसे रिएक्शंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे HCl, 3 पार्ट HCl, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट कर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये नेसेंट क्लोरीन देता है। नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट ऑक्सीजन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट कर क्या बनाया, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाया और प्लस वाटर बनाया, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाया, ये हाफ रिएक्शन। अब क्या करता है ना, ये जो नाइसेंट क्लोरीन है, ये जो गोल्ड देख रहे हो ना, गोल्ड हो और चाहे प्लेटिनम हो, प्लेटिनम वाला भी होगा, ये नाइसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर क्या AuCl3 बनाएगा। अगर गोल्ड रहता तो PtCl4 बनाता। जैसे गोल्ड वाला भी देखो, गोल्ड वाला भी यहाँ पर सॉरी प्लेटिनम वाला भी देखो, प्लेटिनम पहला हाफ रिएक्शन दोनों का सेम है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर और 2 नाइसेंट क्लोरीन। अगर अगर गोल्ड था तो 3 क्लोरीन के साथ AuCl3 बनाया, प्लेटिनम है तो PtCl4 बनाया। अब इन दोनों में क्लोरीन दोनों में इक्वल होना चाहिए। क्लोरीन जैसे यहाँ पर 4 क्लोरीन है, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। उस केस में क्या, पहला वाला केस में क्या करेंगे, पहला वाला केस में देखो क्या किया, पहला वाला केस में देखो 3 क्लोरीन है यहाँ पर, बट यहाँ पर 2 ही क्लोरीन है। क्लोरीन को इक्वल करो, इक्वल करने के लिए ऊपर वाला 3 से नीचे वाला 2 से, और रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। उसी तरह सेकंड वाला प्लेटिनम के साथ भी रिएक्शंस करे ऐड कर देंगे तो फिर इस तरह का रिएक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड काम क्या होता है पता है, सेकंड काम क्या होता है, ये जो आपका गोल्ड है ना, AuCl3 जो यहाँ पर बना है, कहाँ, ये वाला रिएक्शन, सॉरी ये वाला रिएक्शन जो आपका हाँ AuCl3 बन गया। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो AuCl3 बना ना, ये AuCl3 फिर क्या करता है, HCl के साथ फिर से कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोऑरिक एसिड। क्लोरोऑरिक एसिड, क्लोरोऑरिक एसिड बनता है, और ये क्लोरो एसिड और फिर नेट रिएक्शन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये बन जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शंस नीट पॉइंट के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ध्यान रखिएगा। गोल्ड के केस में ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं HAuCl4, और इसी तरह प्लेटिनम के साथ रिएक्ट कर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको क्लोरोप्लेटिक एसिड बोलते हैं, PtCl6 ये बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिएक्शंस अगर ध्यान रख सकते हो तो, नहीं रख सकते हो तो भी चलेगा। सर बैलेंस रिएक्शन याद नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स याद। हाँ क्या बोली, बैलेंस? सर वो बैलेंस रिएक्शन याद नहीं है, वो AuCl के साथ वो जो रिएक्शन। अच्छा चलो, तो एक बार मैं समझा देता हूँ, अगर बैलेंस रिएक्शंस अगर क्लियर नहीं ना, मैं समझा देता हूँ।
चलो प्लेटिनम के साथ एक बार पहले देख लो। पहले ये तो समझ में आ गया ना, ये जो प्लेटिनम है, हाँ जो ये पहला रिएक्शन है, तो ये तो पता है ना, ये पहला वाला रिएक्शन HNO3 Yes, 3 sir. पार्ट HCl के साथ रिएक्ट कर नाइट्रोसिल क्लोराइड और ये 2 नाइसेंट क्लोरीन देता है। और ये जो नाइसेंट क्लोरीन है प्लेटिनम के साथ PTCl4 बनाता है, इसी तरह गोल्ड के साथ AuCl3 बनाएगा। और हम यहाँ पर 4 क्लोरीन है, इसलिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये रिएक्शन आ गए। इतना तक समझ में आ रहा है, बताओ? Yes, sir. हाँ, इतना तक समझ में आ रहा है। तो अब क्या होता है ना, ये जो PTCl4 है ना, PTCl4 फिर से HCl के साथ रिएक्शन कर PTCl4 गोल्ड के केस में AuCl3 फिर के साथ फिर HCl के साथ कंबाइन करके क्या ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह जैसे और फिर क्या किए ना, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिए। देखो प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनम आ गया, HNO3 टोटल कितना हो गया 2HNO3 यहाँ पर है, HCl कितना हो गया 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है 8 HCl। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिख दिया, यहीं पर 2 NOCl है ये भी लिख दिया, और यहाँ पर 4 वाटर है ये भी लिख दिया। PTCl4 कैंसल्स हो गया। अब ये समझ में आ रहा है, बताओ? प्लेटिनम के साथ इसी तरह Yes, गोल्ड के sir. साथ भी मिलेंगे, गोल्ड के साथ भी इसी तरह का रिएक्शन है। अब इसका यूजेज है, एक बार यूजेज देख लीजिएगा। यूजेज में ओनली आपको पढ़ना है और दिमाग में रखना है, अगर यार रख सकते हो तो नाइट्रिक एसिड जो इंपॉर्टेंट था हमने कवर कर दिया। अब उसके बाद आते हैं कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, तो सबसे पहले हम इसका एलोट्रॉप्स देखेंगे। 3 तरह का एलोट्रॉप्स होता है, जल्दी जल्दी देख लो, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, तीनों एलोट्रॉप्स को। और ये ध्यान रखना, सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना व्हाइट फास्फोरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में जो फास्फोरस पार्टिसिपेट करता है तो व्हाइट फास्फोरस करता है। व्हाइट फास्फोरस आर मोर रिएक्टिव, सबसे लिस्ट रिएक्टिव होते हैं ब्लैक फास्फोरस। तो इसको याद करने के लिए फास्फोरस का एलोट्रॉप्स याद करने के लिए ब्राउन याद रखना, ब्राउन। ब्राउन यहाँ पर लिखा नहीं है, ब्राउन मतलब यहाँ पर देखो बी मतलब ब्लैक फास्फोरस, आर मतलब रेड फास्फोरस, डब्ल्यू मतलब व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव, ब्लैक फास्फोरस लिस्ट रिएक्टिव। पहले जो आएगा ना, पहले लिस्ट रिएक्टिव वाला आएगा, और ये बाद में जो डब्ल्यू आएगा दैट वन इज मोस्ट रिएक्टिव। तो तीनों एलोट्रॉप्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव आपका ब्राउन फास्फोरस होता है। अब ये भी रीजंस भी समझना है, रीजंस भी। अब ये व्हाइट फास्फोरस देखोगे ना, ये डिस्क्रीट P4 यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये P4 आपको पता है। और इसमें जो थीटा होता है ना, थीटा 60 डिग्री होता है। थीटा 60 डिग्री होने के कारण होना तो चाहिए 109 डिग्री, क्योंकि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है। sp3 मींस 10, थीटा 109 होना चाहिए, बट यहाँ पर 60 डिग्री एंगल होने के कारण इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, और हाई एंगल स्ट्रेन होने के कारण व्हाइट फास्फोरस आर मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर्स। और इसमें जो नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड ये सब वगैरह देख लीजिएगा, पहले भी मैं बताया हूँ। रेड फास्फोरस कैसे, व्हाइट फास्फोरस को क्या करो आप ज्वाइन करते जाओ। व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट फास्फोरस है, ये दूसरा व्हाइट फास्फोरस है। ये सबका जो एक बॉन्ड ये वाला दिख रहा है ना, ये बॉन्ड, ये जो ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड को तोड़कर क्या किए हम, ये ज्वाइन करते गए, आगे ज्वाइन करते गए। तो ये लिख रहा है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाइट फास्फोरस ऑन हीटिंग। व्हाइट फास्फोरस को जब आप हीट करोगे ना तो इस तरह ऑब्टेन हो जाएगा। जब हम व्हाइट फास्फोरस को हीट करेंगे ना तो रेड फास्फोरस मिलता है। इट इज सिंपली द पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फास्फोरस। क्या करना है, बीच वाला बॉन्ड को तोड़ना है और इस तरह का आप ज्वाइन करते जाओ, तो ये क्या होगा, ये पॉलीमेरिक फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह देखो, ये जो ब्लैक फास्फोरस होता है ना, ब्लैक फास्फोरस के बारे में बता चुका हूँ, ये थर्मली मोस्ट स्टेबल्स होते हैं। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एक अल्फा ब्लैक और एक बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक ये रेड फास्फोरस से ऑब्टेन होता है, बीटा ब्लैक जो होता है व्हाइट फास्फोरस से ऑब्टेन होता है। ये सब इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। और ये क्या होता है ना, हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म के होने के कारण इसका जो ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है दैट वन इज व्हाइट फास्फोरस।
ये डिफरेंस, जैसे डिफरेंस आपके एनसीईआरटी बुक में डिफरेंस दिया हुआ है व्हाइट फोस्फोरस और ब्लैक रेड फोस्फोरस के बीच डिफरेंट। हम लोग जानते हैं ब्लैक फोस्फोरस लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए उसके बारे में हम बात ही नहीं करते ज्यादा। और ये जो व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, ये थोड़ा रिएक्टिव होते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? रेड फोस्फोरस। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? व्हाइट फोस्फोरस। व्हाइट फोस्फोरस ड्यू टू द रीजंस क्या है, उसमें हाई एंगल स्ट्रेन होने के कारण ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसका देखो ये प्रॉपर्टीज है, ये ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड है, ये ब्रिटल पाउडर्स है। ये कलर, कलर भी देख लीजिएगा। ऑर्डर ये गार्लिक ऑर्डर का होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। CS2 के साथ सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना है। व्हाइट फॉस्फोरस सॉल्युबल्स होते हैं बट रेड फॉस्फोरस इनसॉल्युबल होते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिव हम जानते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। अगर ये वेरी रिएक्टिव है तो लेस स्टेबल्स होगा, और ये मोर स्टेबल्स होगा। तो नेक्स्ट यही लिखा होगा, स्टेबिलिटी लेस स्टेबल्स मोर स्टेबल्स। फिर उसके बाद एक फोस्फोरेसेंस, नेक्स्ट है फोस्फोरेसेंस। ये फोस्फोरेसेंस मतलब क्या, लाइट में जब ये रिएक्शंस करेगा तो ग्लो करेगा या नहीं। तो इसमें देखो ये लिखा गया है इट ग्लोज इन डार्क, बट जो आपका रेड फोस्फोरस है डू नॉट ग्लो इन डार्क। फिर रिएक्शंस विद NaOH, हम जानते हैं NaOH फोस्फोरस का NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो फोस्फीन मिलता है। तो और रेड फोस्फोरस से भी, और ये रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फोस्फोरस का रिएक्शंस, फोस्फोरस का रिएक्शंस, ये रिएक्शंस कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या मैं पढ़ाऊंगा भी। फोस्फोरस का NaOH के साथ रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हाँ फोस्फीन मिलता है, और साथ ही साथ दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, कोई बताएगा मुझे? सोडियम हाइपोफॉस्फेट। हाँ Na, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। बिल्कुल, गुड गुड गुड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, CO2। इसी को बोलते हैं। हाँ, इसमें +1 फोस्फोरस देखोगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा होगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में देखोगे ना, कम से कम 4 से 5 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन से। तो ये रिएक्शंस आपको दिमाग में जैसे होता है ना, बैठ जाना चाहिए कि फोस्फोरस का NaOH के केस में NaOH के साथ एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फोस्फोरस देखोगे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 में, और ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ फोस्फोरस का 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। चलो, तो यही यही बोल रहा था कि व्हाइट फोस्फोरस जो होता है रिएक्ट करता है, बट रेड फोस्फोरस नो रिएक्शन। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, ये दोनों फोस्फोरिक एसिड देता है। और साथ ही साथ एयर के रिएक्शन करोगे ना तो दोनों P4O10 देता है। जब हम रेड फोस्फोरस और व्हाइट फोस्फोरस को जलाएंगे तो दोनों P4O10 देगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड नाइट्रिक एसिड के बाद, मतलब अभी हम क्या देख लिए, नाइट्रिक एसिड। अब हम फोस्फोरस की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक में दो ही, जो पहला सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसी का कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम सबसे पहले देखा नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स आपको डिस्कस करवाया, और अभी मैं क्या करूंगा, फोस्फोरस से इंपॉर्टेंट रिलेटेड कंपाउंड डिस्कस कराऊंगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में सोचना, उसके कंपाउंड्स को नहीं पढ़ना। इसी तरह ऑक्सीजन फैमिली में आएगा तो मेनली क्या, ऑक्सीजन का कंपाउंड्स को डिस्कस कराऊंगा और सल्फर का कंपाउंड्स को डिस्कस कराऊंगा। यही ब्लॉक में क्या होता है ना, पहला जो 2 मेंबर्स होता है उसी का कंपाउंड्स को डिस्कस कराना है, और वही चीज एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे तो ब्लॉक देखोगे हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होगा, वो पढ़ते रहोगे दिमाग खराब हो जाएगा, और मतलब क्या वो बहुत लेंदियर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी ग्रुप में पहला जो 2 एलिमेंट होता है ना, उसी का कंपाउंड्स को हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। जैसे बोरॉन फैमिली में था तो हम मेनली क्या किए, बोरॉन और एल्युमिनियम का कंपाउंड को डिस्कस किया। इसी तरह कार्बन फैमिली में थे तो क्या देखा, कार्बन और सिलिकॉन का कंपाउंड को डिस्कस किया। और नाइट्रोजन फैमिली में यही काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन, और अब क्या कर रहे हैं, फोस्फोरस का कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलो, तो अब हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, कौन सा? सर हाँ,
दूसरा कंपाउंड है फोस्फीन। तो फोस्फीन का प्रिपरेशन देखो, ये मैं बता चुका हूँ। जैसे कैल्शियम फोस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस का मेन एक ही पार्ट होता है कि H+ और OH- में तोड़ दो, और केटायंस को OH- दे दो और एनायन को H+ दे दो, तो ये फोस्फीन बन जाएगा। लेबोरेटरी मेथड क्या है, जब हम व्हाइट फोस्फोरस को NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, देखो यही रिएक्शंस की बात कर रहे थे, यही रिएक्शंस की बात कर रहे थे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इससे भी हम PH3 बना सकते हैं। और ये रिएक्शंस को आपको बैलेंस करने भी आना चाहिए, और बैलेंस करने आता भी होगा। ये रिएक्शंस मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शंस में भी बताया था। हाँ, ये प्रॉपर्टीज एक बार देख लो। ये क्या है, इट इज अ कलरलेस गैस विद रूटीन फिश स्मेल्स, मतलब सड़े हुए मछली की तरह इसका स्मेल होता है फोस्फीन का। एंड इट इज हाईली पॉइजनस एंड इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर्स, and solubility of phosphine in water in presence of light gives red phosphorus and hydrogens। जब हम फोस्फीन्स का एयर के प्रेजेंस में रखते हैं तो रेड फोस्फोरस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इंफॉर्मेशंस। और फिर क्या है यहाँ पर देखो, ये जो प्योर फोस्फीन होते हैं, प्योर PH3 होते हैं, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल्स, बट इट बिकम्स इनफ्लेमेबल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये क्या, ये ध्यान रखना, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड PH4। क्या होता है, जो फोस्फीन होता है, फोस्फीन जो होता है ये फ्लेमेबल्स बन जाता है, जलने लगता है। बट प्योर फोस्फीन जो होता है इनफ्लेमेबल्स होता है। तो अब हम इसका प्यूरिटी कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा गया है क्या, टू प्यूरिफाई इट फ्रॉम इम्प्यूरिटी इट इज एब्जॉर्ब इन HI के प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होता है। रिएक्शंस भी दिया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, फोस्फीन का रिएक्शंस अगर HI के प्रेजेंस में कराएंगे, HI के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, एक तरह से एसिड बेस रिएक्शंस। जैसे अमोनिया का HI के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते थे तो अमोनियम आयोडाइड बनता था, इसी तरह फोस्फीन का HI के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये इसका H+ लेकर क्या बना लेगा, फोस्फीनियम आयन, और आई उसको बैलेंस करने के लिए रहेगा तो फोस्फोनियम आयोडाइड बना लेगा। और ये फोस्फोनियम आयोडाइड है, इसको KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, KOH के प्रेजेंस में कराओगे तो PH3 मिल जाएगा। जैसे वहां पर भी आप अगर याद हो तो अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम सॉल्ट का NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराए थे तो क्या मिलता था, अमोनिया मिलता था, याद करो बताया गया था। तो इसी तरह यहाँ पर भी फोस्फीन का भी रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ पर फोस्फोनियम आयोडाइड का रिएक्शंस कराओगे तो क्या मिलेगा, फोस्फीन मिलेगा, फोस्फीन मिलेगा। मतलब इससे आप जो इम्प्योर है ना, यहाँ पर आप प्यूरिटी कर सकते हो। मतलब इम्प्यूरिटी के अंदर जो फोस्फीन था ना, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे धीरे धीरे बाय डूइंग दीज टू रिएक्शंस। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉपर सल्फेट और HgCl2 को करस्पॉन्डिंग फोस्फाइड आर ऑब्टेन, जैसे कॉपर सल्फेट का PH3 के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराओगे ना, तो ये बात ध्यान रखना कि फोस्फाइड बनाता है, फोस्फाइड बनाता है। PH3 के साथ जब भी कॉपर सल्फेट हो या मर्क्यूरिक क्लोराइड हो, ये दोनों रिएक्शंस करके कॉरस्पॉन्डिंग फोस्फाइड बनाता है। और फोस्फाइड बनाता है, अगर देखो इसका ये कॉपर फोस्फीन के साथ कंबाइन हो गया तो ये हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl बना देगा, और ये रिएक्शंस को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो अगर मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शंस अगर मैं अमोनिया से कराता तो क्या बनता, अमोनिया से कराता तो यहाँ पर ये क्या बनता ना, हम जानते हैं अमोनिया का अच्छा बेस है, तो ये इसके साथ रिएक्शंस कर कर अगर आपको याद हो तो एक कॉम्प्लेक्स बनाया था, क्योंकि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, अच्छा बेस है। बट ये जब फोस्फीन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनाएगा, फोस्फीन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो फोस्फाइड बनाएगा। क्यों फोस्फाइड बनाया, क्योंकि ये अच्छा बेस नहीं है। क्यों अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक ड्रैगोज रूल होता है, ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग इसका जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है
प्योर p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, और ये फोस्फीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं के बराबर होता है। और इसी ड्रैगोज रूल के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है प्योर p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट, प्योर s ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। s ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन पेयर देने का टेंडेंसी नहीं के बराबर है, बट ये अमोनिया आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। इसलिए अमोनिया अच्छा बेस है, ये खराब बेस है। और ये इसको प्रूव करने के लिए हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराकर भी हम देख सकते हैं। अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट फोस्फीन के साथ क्या बनाता है, फोस्फीन के साथ फोस्फाइड बनाता है। ये एक तरह से ये प्रूव करता है कि अमोनिया एक अच्छा बेस है और फोस्फीन अच्छा बेस नहीं है। वही चीज यहाँ पर बोल दिया, इट इज वीकर बेस देन, यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा उसको। डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन्स एंड फोस्फीन्स, ये इसी की बात कर रहे थे अभी। प्योर p ऑर्बिटल्स में एक बार पढ़ लीजिएगा, समझा दिया हूं मैं। प्रूफ ऑफ अमोनिया एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी अभी तुरंत ही बताया था। सुडजेस रिएजेंट बनाता है, बट इस केस में फोस्फाइड बनाता है। अब यहाँ पर एक यूजेज जो है ना, ये यूजेज ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में काफी बार पूछा करते हैं। होल्म सिग्नल, तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग अगर बस से चलते हैं, अगर बस या बाइक से चलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस होता है। बट ये जहाज, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, समुद्र में जो जहाज चलते हैं, तो उसमें जैसे अगर मान लो कि जहाज में कोई खराबी हो जाता है ना, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, होल्म सिग्नल का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है इसको समझे। ये जो होता है ना, बेसिकली इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फोस्फीन्स होता है। क्या किया जाता है, एक कंटेनर, जो जहाज होता है, शिप होता है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा रहता है, और उस कंटेनर के अंदर क्या, कैल्शियम कार्बाइड, उस कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड भरा रहता है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड, मान लो कि जहाज खराब हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा, ताकि हमको दूसरा जहाज वाला मदद करने के लिए आए। तो हम क्या करेंगे, अब देखोगे समुद्र में तो जगह जगह दूर दूर पानी पानी ही दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेशन देते हैं। कैसे, मेरे पास जो कंटेनर है, कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड है, हम क्या करेंगे, उसमें पी ऐड करेंगे, उसमें होल करेंगे, और क्या करेंगे, पानी के अंदर फेंक देंगे। पानी के अंदर फेंकेंगे तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फोस्फाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस बताया हूं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में क्या, H+ केटायन, H+ जो यहाँ पर है, उसको किसके साथ मिला दो, कार्बाइड के साथ मिला दो, और कैल्शियम के साथ OH- दे दो। ये हाइड्रोलिसिस, मतलब दोनों का हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो एक केस में एसिटिलीन गैस मिलेगा और एक केस में फोस्फीन गैस मिलेगा, और ये दोनों मिलकर क्या एक स्मोक जनरेट करता है। आपको एयर में देखोगे ना, एयर में एक स्मोक दिखाई देगा। उस स्मोक से क्या होता है, दूसरा जो जहाज वाला होता है उस स्मोक को देखता है, तो जरूर वो समझ जाता है कि वो जो जहाज वाला है कुछ प्रॉब्लम में है, उसको हेल्प करने के लिए जाता है। तो ये समझ में आ गया कि होल्म सिग्नल का कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें एक कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फोस्फाइड उसके अंदर भरा रहता है। जब भी मेरा जहाज खराब होगा, हम उसमें होल करके पानी के अंदर फेंक देंगे, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, एसिटिलीन गैस और PH3 गैस मिलेगा, दोनों स्मोक जनरेट करता है, और उसके वजह से दूसरे जहाज वाला को इंडिकेशन मिल जाता है कि कोई प्रॉब्लम में है, उसका हेल्प मदद करने के लिए जाना चाहिए। सो समझ में आ गया ना ये। यस सर। Yes, sir. उसके बाद हम ये सेकंड यूजेज है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं, दैट वन इज हाइलाइट्स ऑफ फोस्फोरस। हाइलाइट्स ऑफ फोस्फोरस, तो इसको एक बार पढ़ लो। तो ये हाइलाइट्स ऑफ फोस्फोरस, इसको भी मैं कहीं ना कहीं जरूर बताया हूँ कि हाइलाइट्स ऑफ फोस्फोरस दो तरह का हाइलाइट बनाता है, एक PX3 टाइप का और एक PX5 टाइप का। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब हो सकता है। ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड,
ये सब बॉन्डिंग में बात हुआ है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। हाँ, एक बात ये इंफॉर्मेशन के तहत PF5 में जो होता है ना, PF5 में होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके अंदर ऑल PF बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। जैसे मेनली देखोगे ना हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, sp3d होता है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता था तो उसमें दो तरह का बॉन्ड लेंथ होता था, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होता था और एक एक्सियल बॉन्ड होता था। बट आपको ध्यान रखना PF5 में क्या हाइब्रिडाइजेशन, तो अभी भी इसके अंदर sp3d है, बट इसमें ऑल PF5 बॉन्ड आर इक्वल लेंथ का होता है ड्यू टू सूडो रोटेशन। रीजन है सूडो रोटेशन उसके अंदर होता है, इसी कारण जितने भी जो ऑल PF5 bonds are of equal length, बट ये ओनली PF5 में होता है, PCl5 PBr5 ये सब में नहीं होता है, उसमें सूडो रोटेशंस नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है PF5 ये सब में क्या दो तरह का बॉन्ड होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड। PF5 आर कोवेलेंट इन गैसियस फेज, हाइब्रिडाइजेशंस वगैरह ये सब बॉन्डिंग में बातें हो चुकी है। फिर यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट वाला पूछा करते हैं। सॉलिड स्टेट में PCl5 आयनिक नेचर्स का होता है, और ये क्या होता है, केटाइंस पार्ट ये है और इसका एनायन पार्ट है। इसी तरह PBr5 और Pi5 को भी, PBr5 को जब हम, ये आयनिक नेचर्स का होता है, ये इसका केटाइंस है। यहाँ पर ध्यान रखना ये PBr6 माइनस नहीं होता है, यहाँ पर जैसे Pi6 माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पर लिखा गया है PBr6 माइनस या Pi6 माइनस ये अनस्टेबल्स होता है, क्योंकि फोस्फोरस के चारों ओर 6 ब्रोमीन बड़ा साइज का ब्रोमीन रखना पॉसिबल्स नहीं है, स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है, और आयोडीन्स में तो और ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, इसलिए ये दोनों अनस्टेबल्स होते हैं। इसलिए इस केस में ओनली Br माइनस और I माइनस फॉर्म होता है। बट इन केस ऑफ क्लोरीन, फोस्फोरस 6 क्लोरीन को इजिली हैंडल कर लेता है, 6 क्लोरीन को इजिली हैंडल कर लेता है, पर ब्रोमीन 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन को नहीं रख पाता है, क्योंकि उस केस में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद देखो, तो इसमें आपको दो हाईलाइट के केस में आपको मेनली क्या देखना है, मेनली फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड्स आपका देखना है। और इसमें क्या है, दो ही इंपॉर्टेंट है, दो ही, ये इसका दो प्रिपरेशन मेथड देखोगे, एक ही तरह का प्रिपरेशन मेथड है। तो पहला हम देख लेते हैं PCl3 को कैसे बनाएंगे, ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड व्हाइट फोस्फोरस। हम लोग क्या करते हैं, फोस्फोरस के ऊपर ड्राई क्लोरीन पास करेंगे तो PCl3 बनेगा। दूसरा थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस, ये थायोनिल क्लोराइड है, तो फोस्फोरस के प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन होता है और PCl3 बन जाता है, PCl3 बन जाता है। और इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो। हाँ, इट इज ए कलरलेस ऑयली, ये और क्या है, इट हाइड्रोलाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इट हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स। PCl5 जो होता है इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। क्यों इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, ड्यू टू द फॉर्मेशंस ऑफ HCl। PCl5 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, जैसे अमोनियम क्लोराइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। तो इसका रीजन पूछेगा तो क्या बोलोगे, व्हाई अमोनियम क्लोराइड फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर? तो HCl गैस फॉर्मेशन करेगा NH। बिल्कुल, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस इट फ्यूम्स इन ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर। इसी तरह यहाँ पर भी PCl3 फ्यूम्स इन ड्राई मॉइस्ट एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl। यहाँ पर देख रहे हो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, केटायन वाला पार्ट को क्या दो, OH माइनस दो, फोस्फोरिक एसिड बनेगा। और एनायन वाला पार्ट Cl माइनस को क्या दो, H दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोलिसिस बेसिकली, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो भी होते हैं ना, SN1 SN2 रिएक्शंस होते हैं। तो क्या करता है, ये जो वाटर है ना, वाटर फोस्फोरस के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वैकेंट ऑर्बिटल्स में जाकर अटैक करता है। वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक किया, हाइब्रिडाइजेशन, ये एग्जाम में पूछा करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देखोगे तो sp3 है,
बट जब वो वाटर अटैक करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक बढ़कर sp3d हो जाएगा। और फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ से H+ और एक क्लोरीन के साथ बाहर HCl बाहर निकलता है, और फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3d से क्या होता है, sp3d से sp3 हो जाता है। एक क्या हो गया, एक क्लोरीन OH में रिप्लेस हो गया। इसी तरह धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन भी रिप्लेस होकर OH हो जाएगा, OH हो जाएगा। और फिर फाइनली क्या होगा, एक बार H3PO3 बन जाएगा, क्योंकि PCl3 में हम जानते हैं फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का ही ऑक्सी एसिड बनाएगा। यहाँ पर देखो, एक फोस्फोरस के ऊपर 3 OH ग्रुप, तो ये बोलोगे कि अगर फोस्फोरस अगर POH OH OH है तो ये तो फोस्फोरिक एसिड बन गया, H3PO4 बन गया। बट हम बोल रहे हैं क्या, जब PCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है H3PO3 बनाता है, दैट इज फोस्फोरस एसिड बनाता है, +3 वाला ऑक्सी एसिड बनाता है। बट ये क्या होता है ना, ये बनता तो जरूर है, बट ये क्या होता है, टोटोमराइज हो जाता है। टोटोमराइज होकर फिर से क्या बना लेगा, टोटोमराइज होकर फोस्फोरस एसिड +3 वाला फोस्फोरस का एसिड बना लेगा। फिर उसके बाद ये क्लोरीनेटिंग एक्शंस मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हूं, तो एक बार देख लीजिएगा। फिर जैसे देखो, हम जानते हैं PCl3 क्या है, PCl3 बेसिकली दिमाग में ऐसे ध्यान रखना, PCl3 को पानी में डालते हैं तो फोस्फोरस एसिड बनता है, ये फोस्फोरस एसिड बनता है। तो PCl3 क्या है, एक एसिड है, और ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो एसिड बेस रिएक्ट कर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, ये PCl3 बेसिकली क्या है, ये क्या है, एक एसिड है, H3PO3 है। जब H3PO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करना, बेस का हमेशा कैटायन और एसिड का हमेशा एनायन। और ये जानते हैं H3PO4 एक ऐसा एसिड है, डाइबेसिक या ट्राइबेसिक है। सर डाइबेसिक है। हाँ, डाइबेसिक होने के कारण यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम CaHPO3। कैल्शियम फोस्फेट नहीं बनता, कैल्शियम फोस्फेट कम बनता जब यहाँ पर फोस्फोरिक एसिड रहता, तब जाकर कैल्शियम फोस्फेट बनता। बट यहाँ पर हम जानते हैं कि फोस्फोरस एसिड है, इसलिए क्या बनेगा, कैल्शियम CaHPO3 बनेगा। और साथ ही साथ क्या, दूसरा प्रोडक्ट हम जानते हैं ना, जब PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तो H3PO3 बनता है, और साथ ही साथ तो HCl भी तो बनता है। तो HCl वाला क्या करेगा, ये जो कैल्शियम है कैल्शियम HCl का Cl के साथ कंबाइन होकर CaCl2 बनाएगा और पानी बनाएगा। समझ रहे हो ये रिएक्शंस? यस हाँ, ये सिंपली अभी बताया था ना, हाइड्रोलिसिस PCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एक तो फोस्फोरस एसिड बनता है और साथ ही साथ आपका HCl भी बनता है। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, दोनों एसिड के एनायन के साथ कंबाइन होकर एक ये प्रोडक्ट बना लेगा और ये वाला दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा। चलो, अब उसके बाद हम दूसरा इसका कंपाउंड PCl5 के पास आते हैं। PCl5 का भी देखो वही सेम तरह का रिएक्शन है, कोई ज्यादा नहीं है। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, लिमिटेड Cl2 पास कर रहे थे, अभी इस केस में क्या करेंगे, एक्सेस Cl2 पास करेंगे। और पिछले वाला क्या था, पिछले वाला हम SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शंस कराए थे, इस केस में सल्फोनाइल क्लोराइड से हम लोग रिएक्शंस कराएंगे। तो इस केस में PCl5 बनेगा। अब ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में देख लो। यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर रोक कर समझाऊंगा। PCl5 को जब पानी के साथ रिएक्शंस कराओगे ना, तो सबसे पहले क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। हम जानते हैं PCl5 में दो तरह का बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड पता है, एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर एंड वीकर, इक्वेटोरियल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड्स। इसलिए क्या करता है, ये फोस्फोरस अपना दोनों एक्सियल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सबसे पहले POCl3 बनाता है और प्लस HCl बनाता है, ये इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। और फिर ये जो POCl3 बना, ये फिर पानी के साथ रिएक्शन कर H3PO3PO4 बनाता है। तो इसलिए PCl5 जब हम पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, +5 वाला ऑक्सी एसिड बनाएगा और साथ ही साथ पानी HCl भी निकलेगा यहाँ पर।
तो ये इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दोनों ध्यान रखोगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो POCl3 HCl बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, H3PO फिर प्लस HCl। बैलेंस करना है तो कर लीजिएगा, बट मेन जो प्रोडक्ट है वो तो एटलीस्ट ध्यान रखो। बैलेंस तो वहां पर कुछ थोड़ा दिमाग लगा कर भी दोगे, अगर मिनी प्रोडक्ट याद नहीं रहेगा तो कैसे बैलेंस करोगे। जैसे ये वाला रिएक्शन एक बार आप देखो, जैसे अभी बताया था PCl3 के साथ बताया था ना, आप PCl5 के साथ खुद समझो, आप एनालाइज करो। क्या समझ में आ रहा है बताओ। Yes, sir. तो ये वाला जो भी है ना हीटिंग इफेक्ट, ये वाला पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है। जो आप क्लोरीनेटिंग एक्शन जैसे हम आपका PCl3 के साथ बता रहे थे, तो उसी तरह PCl5 के साथ इसका भी क्लोरीनेटिंग एक्शन होगा। और ये मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों बता चुका हूँ, PCl5 और PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आई थिंक सो आपको समझ में आएगा। अब इसमें मेन जो बताया ना आपका ऑक्साइड्स ऑफ फोस्फोरस और इसका ऑक्सी एसिड फिर से मैं नहीं बताऊंगा। ऑक्सी एसिड मैं आपको बॉन्डिंग में बता दिया था, तो उसी के ऊपर आप रिलाइड होइएगा। मैं पूरा वहां पर अगर बॉन्डिंग को याद करो तो मैं वहां पर डायग्रामेटिक फॉर्म में पूरा चीज ये सब ऑक्सी एसिड बताया था। तो ऑक्सी एसिड को एक बार आप पढ़ लेना, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोल देना कि सर ये वाला पार्ट थोड़ा मुझे समझा दो, मैं समझा दूंगा आपको। समझा ये चीज। मैं एक बार ऑक्सी एसिड को यहाँ पर लूंगा, ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस भी उतना ज्यादा सर एसिड का नाम याद नहीं हो रहा है। था, आप कवर्ड हो चुका है। हाँ, जैसे कुछ आवाज आ रहा है। यस सर। Yes, sir. हाँ, जैसे कुछ बच्ची का डाउट था तो मैं उसको एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ 5 मिनट के अंदर। क्वेश्चन भेजी थी ना कुछ तुम, एक बार मैं देख लेता हूँ। यस क्वेश्चन निकाल लो, मैं उसको एक बार तुरंत देख लेता हूँ जल्दी जल्दी से। एक पहला क्वेश्चन देखोगी तो इसी तरह था। एक मैं ये नहीं बताया था क्या, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, सुनाई दे रहा है। यस Yes, sir. इसको हम CPM कार्बोकेटाइन नहीं बताए थे, CPM कार्बोकेटाइन। इसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते थे, और ये बताए थे हाईली स्टेबल होता है, याद है या नहीं। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, sir. हाँ,
एक केस ऐसा है ना, इसमें 3 सीपीएम कार्बोकेटाइंस बना हुआ है, ऐसे भी और एक इस तरह से भी। तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 3 सीपीएम कार्बोकेटाइंस है, इसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। सीपीएम कार्बोकेटाइंस भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया? बताओ ये वाला कर लोगे अरेंज? यस सर। सर मैंने हाँ, सोचा था कि वो बेंजाइलिक कार्बन से ज्यादा स्टेबल हो गई। नहीं, बेंजालिक कार्बोकेटाइन तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। सीपीएम कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन द बेंजालिक कार्बोकेटाइन। समझी? यस सर। ये वाला, फिर अगर एक दो ऐसा वाला भी ऑप्शन होगा शायद, ये वाला भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें 3 सीपीएम कार्बोकेटाइन है, इसमें 2 है, और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन तो बहुत कम होगा। एक एक्सेप्शन और बताया था, अगर आप याद हो, ये जो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन था, एक्सेप्शन बताया था 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन, इट इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन एज कंपेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। एक्सेप्शन याद है? ये वाला बताया था। Yes, sir. हाँ, तो ये सब ध्यान रखना, उसको रिविजन करो। एक क्वेश्चन और था, अगर आपको याद हो, जैसे अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हो, जैसे ये सब मैं नहीं बताया हूं, क्या बताऊं? ये बोलते हैं ऑर्थो बेंजोइक एसिड और ये बेंजोइक एसिड है, विच वन इज मोर एसिडिक? किसका के का वैल्यू ज्यादा होगा? Sir, पहले वाला सर। पहले वाला का ये बता चुका हूं, ऑर्थो इफेक्ट इसका 2 रीजंस बताया था। एक स्टीरिक इनहिबिशन, SIR, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इसलिए ऑर्थो बेंजोइक एसिड इज मोर स्टेबल देन द सिंपल बेंजोइक एसिड। बट एनिलीन के केस में उल्टा होता है, सब चीज कॉपी में है। एनिलीन के केस में ऐसा रहता, तो एनिलीन, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होता बताओ? सर वो फर्स्ट वाला क्यों, सेकंड वाला? ये भी कॉपी में सब कराया गया, ये वाला ज्यादा बेसिक, एनिलीन से कम बेसिक। तो ये बोला जाता है कि ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, बट ऑर्थो इफेक्ट इन केस ऑफ एनिलीन डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। इसका रीजन सिर्फ बताया था कि जब ये H+ ले लेगा, H+ लेने के बाद ये ऐसा बन जाएगा, और ये क्या होगा हम जानते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाटर के साथ सॉल्वेशन स्टेबिलिटी, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन सॉल्वेशन स्टेबिलिटी। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, डिक्रीज इन सॉल्वेशन स्टेबिलिटी नहीं, इसमें डिक्रीज इन सॉल्वेशन स्टेबिलिटी। इसलिए बोला जाता है कि ऑर्थो एनिलीन आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एनिलीन इटसेल्फ। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये सब बातें कॉपी में सब है बाबू, कॉपी में एक बार पढ़ो उसको, ये सबको। जैसे एक क्वेश्चन ये भी था, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला बताओ, ये इस तरह का 4 ऑप्शन एबीसीडी था, वो हो जाएगा। हाँ तो उसमें जो एबीसीडी होगा ना, तो उसका एबीसीडी ऑल आर करेक्ट। एक क्वेश्चन और मैं देख पा रहा हूं, और कौन सा क्वेश्चन था याद दिलाओ? सर हाँ, तो एक बेसिक नेचर था। रुक जा, एक ये वाला था ऐसा, हाँ सर वो एरोमेटिक। विच वन इज एरोमेटिक। मैं ये बता चुका हूं कि इस केस में क्या, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एक फ्यूज सिस्टम होता था, तो फ्यूज सिस्टम में एरोमेटिसिटी देखने के लिए पूरा सिस्टम को देखना पड़ता है। बट इस तरह का आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करता है, इंडिविजुअल रिंग का स्टेबिलिटी, इंडिविजुअल रिंग का एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। अगर इन रिंग में से एक भी एरोमेटिक हो जाएगा तो हम बोलते हैं होल सिस्टम इज एरोमेटिक। तो यहाँ पर क्या देख लो, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो हम बोलेंगे ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक भी हो जाता ना, तो बोलते हैं ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। समझ आई बच्ची? ये Yes, वाला sir. कभी क्या?
ये क्या होगा बताओ, ये एरोमेटिक हो गया एंटी एरोमेटिक? सर एरोमेटिक नहीं है सर। ये एरोमेटिक है। ये नहीं सर। 4 पाई नहीं सर, इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है क्या? नहीं सर, वो नो नो सर। सर, ये डाइमर फॉर्म बनाएगा सर। हाँ, ये डायमर फॉर्म बनाता है, ये डायमर फॉर्म बना लेता है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक आर लेस स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक का होता है, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक का, और सबसे लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक का। तो ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो बनना भी प्रीफर नहीं करता, ये डायमराइज कर जाता है। आपको बताया था कि डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इस तरह से, ये याद है, ऐसा बताया गया था। यस सर। हाँ, तो इसको कॉपी में आप पढ़े ना ये, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, यस समझ सर। रहे हो? तो यही वाला जो ऑप्शन है ये एरोमेटिक है, और सभी ऑप्शन देखो या तो नॉन एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर। आ रहा है सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन कौन था बताओ? सर वो बेसिक नेचर था, क्या? बेसिक नेचर सर, वो कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इक्विमोलर एक बेसिक नेचर था और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रुक जा। हाँ, रेजोनेंस वाला क्वेश्चन तो देखो, रेजोनेंस वाला भी बता देता हूँ। हाँ, बेसिक नेचर वाला तो क्वेश्चन तो होना चाहिए बाबू तुमसे। बेसिक नेचर वाला क्वेश्चन क्या था देखो। आंसर मैच नहीं किया सर मैंने। क्यों नहीं आंसर मैच किया? क्यों नहीं किया? एक तो देखो, एक तो ये ऐसा था, इसको क्या बोलते हैं? इसको कुछ बोलते हैं क्या? पीरिडिन सर। हाँ, इसको पिरिडीन बोलते हैं, इसको पायरोल बोलते हैं। अगर पिरिडीन और पायरोल में पूछे कौन ज्यादा बेसिक, तो क्या बोलोगे? विच वन इज मोर बेसिक एमंग? हाँ, पीरिडिन वाला। अच्छा, पिरिडीन वाला, पिरिडीन आर मोर बेसिक, व्हाई पिरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल? सर उसको लोन पेयर। हाँ, बोलो ठीक है, क्योंकि लोन पेयर इस केस में लोकलाइज है, समझी? लोन पेयर हाँ सर। लोकलाइज, और इस केस में डी लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज, इसलिए ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक। और फिर एक ये ऐसा था, इस तरह का नाइट्रोजन था ना एक। यस सर, एक नाइट्रोजन। हाँ, तो देखो, मैं एक चीज अगर आपको याद हो तो मैं क्या कराया था ना, एक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखाया था, जनरल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखाया था, और उसमें लिखाया था एलिफेटिक, एलिफेटिक ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक से, याद है? एलिफेटिक sir. आर ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक सिस्टम। ये ऑर्डर लिखाया था, चारों ऑर्डर, पहले एलिफेटिक, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक गुआनिडीन, गुआनिडीन सिस्टम्स, गुआनिडीन एंड इट्स डेरिवेटिव, फिर उसके बाद एलिफेटिक, फिर उसके बाद एरोमेटिक, और लास्टली क्या लिखाया था बताओ? लास्टली क्या था? लास्टली अमाइड था। अमाइड आर लीस्ट बेसिक, हाँ सर। याद आ रहा है? तो ये Yes, दोनों sir. तो हमको पता है, ये दोनों इन दोनों से ज्यादा बेसिक होगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक बताओ? इन दोनों में सर which वो one? कौन? तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या नीचे काम वाला, करेगा? नीचे माइनस वाला। माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो बताओ दोनों में कौन बेसिक, ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, होगा? नीचे वाला ज्यादा। सर नीचे वाला ज्यादा बेसिक होगा। तो क्या ऑर्डर हो गया? ये वाला, फिर ये वाला,
और इन दोनों में आपने बोला ये वाला और फिर ये वाला, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है? ये सर है। चलो तो अब ऑप्शन मैच कर गया ना। नहीं सर, नहीं है। अब ऐसा कैसे नहीं होगा? होगा, अच्छा से चेक करो फोर्थ ऑप्शन। हाँ सर। चलो तो हो गया ना। और कौन सा था बताओ? सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, तो एक पहला देखोगे, ये जो दो चार ऑप्शन आपके पास अगर बुक है तो पहला ये जो इधर वाला जो राइट साइड जो दो बना हुआ है ना, वो दोनों तो लिस्ट बेसिक होगा, सॉरी लिस्ट लिस्ट स्टेबल्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो इधर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। समझ पा रही है? कार्बन पर प्लस है इसलिए उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। नीचे वाला में नाइट्रोजन पर जो प्लस है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्या ये चीज समझ पा रही है? नाइट्रोजन पर प्लस है, देखोगे इस तरह से है कुछ, इस तरह से कुछ होगा ऐसा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर अगर प्लस आ गया तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन में 3 के साथ बॉन्ड बनाया है और 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा ऐसे। तो 3 और 6 और 1 7, टोटल 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑलवेज जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आए स्टेबिलिटी से रिलेटेड, सबसे पहले ऑक्टेट को ध्यान करो। तो ये दोनों तो कभी होगा ही नहीं, ये दोनों में कोई होगा। ये दोनों में देखो क्या प्रॉब्लम है। पहला वाला में देखोगे, ये जो पहला वाला ऐसा ऑप्शन होगा कुछ, और ये नाइट्रोजन ऐसा कुछ है। तो इसमें देखो, एक में देखोगे एक में प्लस है, ये सेकंड वाला एक में प्लस है और एक माइनस है, ऐसा ही है ना। रुक जाओ चेक कर। ये सर ओहो, तो देखो मैं अगर सुन पा रहे हैं तो सुने। पहला वाला ऑप्शन जो है ना, पहला वाला ऑप्शंस में देखोगे तो 2 माइनस है, एक कार्बन पर माइनस है और एक नाइट्रोजन पर माइनस है। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो कार्बन के ऊपर माइनस है और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है। तो ऐसा है ना, ऐसा है बाबू कि अगर एक सिस्टम के ऊपर अगर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना ही अनस्टेबल होगा। पहला वाला में देखोगे, पहला वाला में टोटल -2 चार्ज डेवलप हो गया है, बट तीसरा वाला देखोगे ऑक्टेट देखोगे, हर एक एटम का अपना ऑक्टेट पूरा है, उसमें दिक्कत नहीं है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर दिए, सॉरी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिए क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। फर्स्ट सेकंड में ऑक्टेट कंप्लीट है, बट फर्स्ट ऑप्शंस में -2 चार्ज है ओवरऑल उस सिस्टम के ऊपर। सेकंड थर्ड ऑप्शन में देखोगे वो न्यूट्रल है, इसलिए हम बोलेंगे थर्ड, एक प्लस भी है और एक माइनस है, मतलब ओवरऑल न्यूट्रल्स है। बट फर्स्ट ऑप्शन -2 चार्ज है, इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन। क्या समझ में आ रहा है बताओ? ये सर। चलो तो ये वाला भी समझ में आ गया। उसके बाद और एक कौन क्वेश्चन था? सर और एक रिएक्शन था। अच्छा वो रिएक्शन था, तो वो रिएक्शन को देखो, समझ लो उसको। वो एक देखो, ऐसे एग्जाम्स के लिए वो रिएक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिया हुआ है इसको समझ लो। इसमें एक जैसे इंटरमीडिएट होता है उसको बेंजाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट। कैसे रिएक्शंस होता है इसको समझो एक बार पहले, इसको लिख लो कॉपी में, ये मैकेनिज्म के साथ बता देता हूँ मैं। यहाँ पर वो CH3 यहाँ पर है ना, यहाँ पर Br है, ये सर BrO OCH3 है। इसको हम क्या चीज से रिएक्शन कराएं? KNH2। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? इस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडा माइन बोलते हैं इसको, सोडा माइन बोला जाता है। एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस।
और इसको क्या इन प्रेजेंस ऑफ ND3 हम रिएक्शंस कराएंगे, NH3 भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है ना, इसको समझे। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर इसको रिंग बना दो थोड़ा, ऐसा है। तो सबसे पहले क्या होगा, Br बाहर निकलेगा। ये Br बाहर निकलने के बाद इस तरह का कुछ देखो, समझो, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऐसे इस तरह का सिस्टम, कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये Br बाहर चला गया, Br बाहर, ये Br बाहर चला गया। अब क्या होगा ना, ये जो NH2 माइनस है, NH2 माइनस क्या है, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा। और निकालने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पर इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है। ये हाइड्रोजन भी धीरे धीरे बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन मींस H+ बाहर जा रहा है। H+ जब बाहर जाएगा ना तो एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये बाबू, ये इसको क्या क्या बोलते हैं, बेंजाइन, बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब ये बेंजाइन इंटरमीडिएट जो होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इस बेंजाइन में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्या, इस बेंजाइन में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। और बताओ, अगर ये बेंजाइन में, तो ये प्लस माइनस फॉर्म में होगा, तो प्लस यहाँ पर आएगा या प्लस यहाँ पर आएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्लस माइनस इस फॉर्म में टूटेगा या इस तरह टूटेगा, ये यहाँ पर माइनस और प्लस टूटेगा। तो ये डिसाइड करने के लिए बाबू, ये क्या OCH3 गाइड करता है। OCH3 क्या करेगा, अपना ये +M इफेक्ट शो करता है। OCH3 +M ग्रुप है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है। ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो क्या होगा, ये ऑर्थो पोजीशंस है, इस ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर अगर माइनस डाल दूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो बढ़ाता है तो क्या करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ऐसा क्यों, देखो इसको समझने की कोशिश करो। ये प्लस चार्ज होगा, नहीं, क्या ये +M ग्रुप है ना, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज ज्यादा रहेगा। ये बेंजाइन है ना, इस बेंजाइन के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर प्लस रहेगा। क्यों प्लस रहेगा, क्योंकि OCH3 क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबलाइज करेगा। इसलिए प्लस चार्ज यहाँ रहना प्रीफर करेगा और माइनस चार्ज यहाँ पर रहना प्रीफर करेगा। ये चीज समझ रहे हो या नहीं, बताओ। इस बेंजाइन में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए प्लस चार्ज यहाँ रहना प्रीफर करेगा, क्योंकि OCH3 इसको हेल्प करेगा। अपने +M से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसलिए प्लस चार्ज यहाँ पर रहना प्रीफर करेगा। माइनस चार्ज यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये भी +M ग्रुप और वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा, माइनस चार्ज होने के कारण रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ। यस सर। हाँ, तो अब क्या होगा ना, यहाँ पर माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज होने के कारण क्या होगा, ये जो NH2 है ना, NH2 यहाँ पर अटैक कर देगा, NH2 यहाँ पर अटैक कर देगा। और यहाँ पर जो माइनस है ना, यहाँ पर फिर क्या होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर D है तो डिप्टेरियम आ जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा। उतना ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चंस। एक तरह से देखोगे तो आउट ऑफ ही सिलेबस है। हो गया क्या, ओके, और नहीं है, और नहीं है, चलो ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।